नमस्कार, आप सुन रहे हैं कानून की किताब। ये ऑडियो कानून की किताब यूट्यूब चैनल के लिए बनाया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण कानून विषयों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और आज हम जिन कानूनी दस्तावेजों और केस स्टडीज के एक बड़े स्टैक का गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, उसका एक बहुत ही दिलचस्प उद्देश्य है। हाँ, मतलब आज हम ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कानून सिर्फ कागजों पर लिखी धाराओं का नाम है या फिर ये इंसानी दिमाग को पढ़ने वाला कोई बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक टूल है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत ना एक कल्पना से करते हैं। अच्छा, कैसी कल्पना? मान लीजिए कि शतरंज का एक बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक खेल चल रहा है। तो क्या किसी भी खिलाड़ी की जो असल रणनीति है उसे केवल उसकी आखिरी चाल देखकर समझा जा सकता है? नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। बिना ये जाने कि उसने अपनी पिछली 10 चालें क्यों चली, हम गेम का पूरा सच कैसे जान सकते हैं? एकदम सही। और ठीक इसी तरह ना न्याय की दुनिया में भी कोई अपराध केवल उस एक सेकंड में नहीं होता, जब ट्रिगर दबता है या फिर कागज पर कोई जाली हस्ताक्षर होते हैं। हाँ, उसके पीछे घटनाओं और भावनाओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का विषय यही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6। ये वो कानूनी प्रावधान है जो न्यायालय को किसी भी घटना को बस एक छोटे से सुराग से देखने के बजाय एक पूरी विस्तृत तस्वीर के रूप में देखने की शक्ति देता है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि धारा 6 वास्तव में मानव मनोविज्ञान का एक पूरा कानूनी खाका है। अगर हम गहराई से देखें तो ये धारा मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर खड़ी है। हेतु यानी मकसद, जिसको हम मोटिव कहते हैं, दूसरा है तैयारी और तीसरा है आचरण। आचरण यानी कंडक्ट। हाँ, बिल्कुल। न्याय प्रणाली ये मानकर चलती है कि इंसान कोई मशीन नहीं है जो अचानक से कोई काम कर दे। हर मानवीय कृत्य के पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है। सही बात है। और ये चर्चा सिर्फ वकीलों के लिए कानूनी दांव-पेच समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये देखने के लिए है कि कैसे एक व्यक्ति का दिमाग पहले एक विचार को जन्म देता है, फिर उस विचार को योजना में बदलता है और अंततः एक ऐसा कदम उठाता है जो उसे अपराधी बना देता है। तो चलिए इस प्रक्रिया के सबसे पहले चरण पर आते हैं। अगर हम मान लें कि कोई भी घटना एक कहानी है, तो उसका एक पहला पन्ना भी तो होगा ना? बिल्कुल होगा। और वो पन्ना है हेतु या मकसद। आम बोलचाल में हम इसे क्यों किया वाला सवाल कहते हैं, जैसे पुरानी रंजिश हो गई, पैसों का लालच या जलन। लेकिन अगर मैं इसे विशुद्ध रूप से एक कानूनी चश्मे से देखूं, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए, क्या सवाल है? क्या अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के लिए हमेशा ये साबित करना जरूरी है कि अपराध क्यों किया गया? क्योंकि कई बार तो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के भी खौफनाक कदम उठा लेते हैं। तो क्या हेतु के बिना कोई केस कमजोर पड़ जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल कानूनी स्थिति है। तकनीकी तौर पर देखें तो किसी भी अपराध को साबित करने के लिए हेतु साबित करना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, अनिवार्य नहीं है। जी, अगर गवाहों और सबूतों से ये पूरी तरह स्पष्ट है कि क ने ख की हत्या की है, तो कानून ये नहीं कहेगा कि सिर्फ मकसद न पता होने के कारण क को छोड़ दिया जाए। हाँ, ये तो तर्कसंगत लगता है। लेकिन न्याय कक्ष के भीतर ना इस हेतु का महत्व बहुत गहरा होता है। अगर कोई मकसद ही स्थापित नहीं हो पाता, तो बचाव पक्ष वहां पर एक रीजनेबल डाउट या उचित संदेह पैदा कर देता है। मतलब वो जज के सामने एक कहानी बना सकते हैं। बिल्कुल। वे अदालत के सामने ये सवाल रखते हैं कि जब इस व्यक्ति का पीड़ित से कोई लेना देना ही नहीं था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, कोई आर्थिक लाभ नहीं था, तो ये अपना जीवन दांव पर लगाकर ऐसा अपराध करेगा ही क्यों? हाँ, ये बात तो है। हेतु असल में एक ऐसा गोंद है जो बिखरे हुए सबूतों को जोड़कर एक तार्किक कहानी बनाता है। ये साबित करता है कि जो कुछ हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हरकत थी। मतलब हेतु मन के भीतर पनपने वाला एक अदृश्य बीज है। लेकिन कानून तो सिर्फ ख्यालों के आधार पर किसी को सजा नहीं दे सकता ना। विचार को तो भौतिक रूप लेना पड़ता है। सही कहा आपने। और यहीं पर हमारा दूसरा स्तंभ आता है, तैयारी। जब वो अदृश्य बीज जमीन फाड़कर बाहर आता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत दस्तावेजों में ना इसका एक बहुत ही सीधा उदाहरण दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी को जहर देने का विचार आता है, तो वो केवल हेतु है। उस विचार पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। हाँ, सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति बाजार जाकर एक खास तरह का जहर खरीदता है, तो वो तैयारी की श्रेणी में आ जाता है।
पर सोचने वाली बात यह है कि तैयारी और अपराध के बीच की लकीर आखिर खींची कहाँ जाती है? देखिए, वो लकीर वहीं खिंचती है जहां एक व्यक्ति का कृत्य ये स्पष्ट कर दे कि वो अपने इरादे को अब जमीन पर उतार रहा है। तैयारी इसलिए सुसंगत मानी जाती है क्योंकि ये दर्शाती है कि घटना अचानक किसी आवेश में नहीं हुई। कोई केस स्टडी है जो इसे अच्छे से समझाती हो? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें पटना का सीमा और रवि का मामला इसका बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इस केस में सीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मौत का कारण आर्सेनिक विष है। बाप रे। फिर पुलिस की जांच शुरू होती है और ये तथ्य सामने आता है कि मौत से ठीक 8 दिन पहले सीमा के पति रवि ने शहर की एक दुकान से आर्सेनिक आधारित कीटनाशक खरीदा था। ओहो। अब यहाँ जो सबसे अहम कड़ी थी ना, वो केवल कीटनाशक की खरीद नहीं थी। तो और क्या था? वह तथ्य ये था कि उनके घर में खेती बाड़ी का कोई काम होता ही नहीं था। अरे हाँ, यही वो बिंदु है जहां एक सामान्य खरीदारी एक आपराधिक तैयारी में बदल जाती है। मतलब अगर रवि एक किसान होता तो कीटनाशक खरीदना उसका सामान्य रूटीन माना जाता। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसे घर के लिए आर्सेनिक खरीदना जहां एक भी पौधा न हो, ये सीधे तौर पर एक खौफनाक योजना की तरफ इशारा करता है। एकदम सही पकड़ा आपने। दुकानदार की गवाही, वो रसीद, ये सब अदालत को बताते हैं कि रवि ने घटना से 8 दिन पहले ही अपने मन के हेतु को एक भौतिक तैयारी में बदल दिया था। संदर्भ ही ना हर चीज का अर्थ तय करता है। और एक भ्रांति जो अक्सर लोगों में होती है वो ये कि धारा 6 और ये तैयारी जैसे शब्द केवल हत्या या डकैती जैसे जघन्य अपराधों तक ही सीमित है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। इसी पर मुझे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अलग तरह का मामला मिला जिसने मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। ये वाराणसी के रामदास का मामला है। अच्छा, रामदास का मामला। जी, ये कोई खून खराबे का केस नहीं था, बल्कि संपत्ति और वसीयत से जुड़ा एक विशुद्ध दीवानी मामला था। मतलब एक सिविल केस। रामदास एक बहुत ही संपन्न और वृद्ध व्यापारी थे। ठीक है। जब उनका निधन हुआ तो उनके बेटों ने उनकी अंतिम वसीयत को अदालत में चुनौती दे दी। बेटों का आरोप था कि वसीयत किसी के दबाव में बनवाई गई है और रामदास उस समय मानसिक रूप से अपने फैसले लेने में सक्षम नहीं थे। ये तो एक बहुत ही आम दीवानी विवाद है। हाँ, लेकिन यहाँ तैयारी का सिद्धांत कैसे लागू हुआ ना, वो इसके समाधान की कुंजी बन गया। अदालत में एक वकील ने यह साबित किया कि रामदास ने अपनी अंतिम वसीयत को पंजीकृत करवाने से 3 महीने पहले शहर के 2 अलग-अलग वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की थी। अच्छा, मतलब उन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी? बिल्कुल। उन्होंने संपत्ति के बंटवारे के 4 अलग-अलग मसौदे या ड्राफ्ट तैयार करवाए थे। उन चारों ड्राफ्ट को उन्होंने पढ़ा, उनमें कमियां निकाली, उन्हें खारिज किया और फिर बहुत सोच समझकर अंतिम वसीयत तैयार करवाई, जिसे अंततः नोटरी के पास पंजीकृत करवाया गया। अरे वाह, यह तो बहुत ही शक्तिशाली तर्क है। वकीलों के साथ वे बैठकें, वे खारिज किए गए मसौदे, ये कोई अपराध की तैयारी नहीं थे, बल्कि एक वैध कार्य की तैयारी थे। सही कहा। ये सारी चीजें धारा 6 के तहत सुसंगत हैं, क्योंकि ये रामदास की मानसिक स्पष्टता और उनके स्वतंत्र इरादे को साबित करती हैं। जो व्यक्ति दबाव में होता है या मानसिक रूप से कमजोर होता है, वो इतनी लंबी और जटिल योजना नहीं बनाता। यही कानून की सुंदरता है। धारा 6 इंसानी व्यवहार के हर उस कदम को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मानती है, जो किसी भी अंतिम कार्य, चाहे वो हत्या हो या वसीयत लिखना, की दिशा में उठाया गया हो। बिल्कुल। और अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही गहरे और जटिल मोड़ पर आती है। हाँ, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हेतु और तैयारी के बाद जो सबसे रहस्यमयी हिस्सा है वो है आचरण या कंडक्ट, यानी अपराध होने के ठीक पहले, उस दौरान या उसके बाद इंसान क्या करता है। लेकिन इसमें एक बड़ा तकनीकी पेच है। मैं इसे एक काल्पनिक स्थिति से समझाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि शहर के किसी हिस्से में एक अपराध हुआ, पुलिस छानबीन कर रही है। उसी समय एक व्यक्ति अपने घर के बंद कमरे में सोफे पर बैठा हुआ है। ठीक है। उसके आसपास कोई पुलिस नहीं है। वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो वहां था ही नहीं।
अब कानून की नज़र में क्या उसके इन शब्दों को उसका आचरण माना जाएगा? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 के तहत ना इस स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। कानून कहता है कि आचरण में केवल कथन या सिर्फ बोले गए शब्द शामिल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि सिर्फ बैठकर कुछ भी बोलना आचरण नहीं है, भले ही वो अपराध के बारे में ही क्यों न हो। जी बिल्कुल, केवल शब्द हवा में विलीन हो जाते हैं जब तक कि वो किसी कार्य या एक्शन के साथ न जुड़े हों। उस व्यक्ति का सोफे पर बैठकर चिल्लाना कोई आचरण नहीं है। अच्छा। स्रोत सामग्री में इसे राम के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। मान लीजिए राम ने कहीं चोरी की है। चोरी करने के बाद वो तेजी से सड़क पर भाग रहा है। उसके पीछे कुछ लोग हैं और वो भागते भागते चिल्ला रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ भागना एक स्पष्ट शारीरिक कार्य है। समझ गई। और उसका चिल्लाना उस कार्य को स्पष्ट कर रहा है। यहाँ शब्द और कार्य दोनों मिलकर धारा 6 के तहत एक प्रासंगिक आचरण बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, यानी शब्दों को आचरण बनने के लिए किसी न किसी एक्शन की सवारी करनी ही पड़ती है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या हमेशा एक्शन जरूरी है? क्या कभी-कभी कोई एक्शन न होना भी एक एक्शन बन जाता है? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? मेरा इशारा उस उपस्थिति और छुप्पी वाले सिद्धांत की तरफ है। हमारे पास जयपुर के सुमित का केस है, जो इसका एक हैरान करने वाला उदाहरण है। हाँ, वो घपले वाला केस? जी। सुमित एक बड़ी कंपनी में काम करता है। कंपनी के बोर्ड रूम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। वहां 10 अन्य लोग मौजूद हैं। तभी सुमित का एक पुराना बिजनेस पार्टनर खड़ा होता है और सबके सामने सुमित की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि सुमित ने कंपनी के खातों से 5 लाख रुपए का गबन किया है। बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल। सुमित ये सुनता है, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलता। वो पूरी तरह से चुप रहता है, अपनी फाइल उठाता है और शांति से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। मनोवैज्ञानिक और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। धारा 6 का स्पष्टीकरण 2 कहता है कि जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति में और ऐसे तरीके से कि वो सुन सके कोई बात कही जाए, तो उस पर उस व्यक्ति का जो आचरण होता है वो सुसंगत हो जाता है। सुमित के मामले में उसका आचरण उसकी चुप्पी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? हम अक्सर फिल्मों में और कानूनी चर्चाओं में सुनते हैं कि हर इंसान के पास चुप रहने का अधिकार होता है, यानी राइट टू रिमेन साइलेंट। बिल्कुल। ये एक मौलिक अधिकार है कि कोई भी खुद को फंसाने वाली बात कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो फिर कानून सुमित की इस चुप्पी को उसके ही खिलाफ एक हथियार या मौन स्वीकृति के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये उसके अधिकारों का हनन नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर कानून के सबसे गहरे सिद्धांत काम करते हैं। देखिए, चुप रहने का अधिकार मुख्य रूप से तब लागू होता है जब राज्य यानी पुलिस या कोई जांच एजेंसी आपसे पूछताछ कर रही हो। वहां आप चुप रह सकते हैं। अच्छा, तो फर्क राज्य और निजी लोगों के बीच का है? जी। सुमित का मामला एक निजी, सामाजिक और व्यावसायिक दायरे का मामला है। यहाँ कानून मानव स्वभाव की सहज प्रतिक्रिया का आकलन करता है। अगर आप एक बोर्डरूम में बैठे हैं और कोई आप पर चोरी का सीधा और संगीन आरोप लगाता है, तो एक सामान्य निर्दोष इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। वो चुपचाप कमरे से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक यही बात कानून समझता है। ऐसे माहौल में जहां स्वाभाविक रूप से एक खंडन या इनकार होना चाहिए था, वहां चुप रह जाना और वहां से चले जाना सामान्य मानव व्यवहार के खिलाफ है। इसलिए अदालत इस चुप्पी तो एक मौन स्वीकृति मान लेती है। यहां सुमित ने कुछ नहीं कहा, कोई शारीरिक कार्य नहीं किया, लेकिन उसका वो कुछ न करना ही सबसे बड़ा आचरण बन गया। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला तथ्य है कि आपकी चुप्पी भी अदालत में गवाही दे सकती है। खैर, अब इस चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जो अपराध होने के बाद शुरू होती है, पश्चात आचरण यानी सब्सिक्वेंट कंडक्ट। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। अपराध करने के बाद एक अपराधी के भीतर क्या चलता है? हमारे नोट्स में एक बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध कानूनी कहावत का जिक्र है, फ्लाइट इज एविडेंस ऑफ गिल्ट, यानी भागना अपराध बोध का संकेत है। बिल्कुल। अगर हम इसे जीव विज्ञान या मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो ये बिल्कुल एक शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली के काम करने जैसा है। मतलब इम्यून सिस्टम। हाँ, जैसे शरीर में कोई संक्रमण या इन्फेक्शन होने पर बुखार आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, वैसे ही अपराध करने के बाद भागना या सबूत मिटाना एक दोषी मन का एक तरह का मनोवैज्ञानिक बुखार है। अरे वाह!
क्या उपमा दी है आपने। कानून केवल इस बुखार का तापमान मापता है। एक व्यक्ति जिसके मन में कोई अपराध बोध नहीं है, उसे भागने या चीजों को छिपाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। इस मनोवैज्ञानिक बुखार के कई अलग अलग रूप हमें केस स्टडीज में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लखनऊ के विनोद और महेश का अजीबोगरीब मामला लेते हैं। हाँ, वो ब्लैकमेलिंग वाला केस। जी, ये दोनों व्यापारी थे और इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से मिलकर लाखों रुपए के टैक्स की चोरी की। लेकिन उनके ऑफिस का एक क्लर्क सुरेश इस राज को जान गया और फिर उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, सुरेश ने इसका फायदा उठाया और विनोद से हर महीने एक बड़ी रकम ऐंठने लगा। ये सिलसिला महीनों चला। तंग आकर एक दिन विनोद ने सुरेश की हत्या कर दी। अब इस मामले की कानूनी जटिलता देखें। जब विनोद पर सुरेश की हत्या का मुकदमा चला तो अदालत के सामने वो पुरानी कर चोरी और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं पूरी तरह से प्रासंगिक हो गई। कोई पूछ सकता है कि हत्या के केस में कर चोरी की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि वो पुराना अपराध ही इस नए अपराध का हेतु बन गया था। विनोद का वो पुराना आचरण, उसका सुरेश को पैसे देना, ये सब एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहा था जिसने अंततः हत्या को जन्म दिया। सटीक विश्लेषण। और अगर हम सबूत मिटाने वाले आचरण की बात करें तो मुंबई के शेखर का मामला एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, उसमें क्या था? शेखर एक बड़ी कंपनी का मालिक था। एक दिन उस पर उसकी ही कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस की जांच शुरू होती है और अचानक बेहद रहस्यमयी तरीके से अगले ही दिन ऑफिस के उस हिस्से की सीसीटीवी हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है। क्या बात करें, इतनी जल्दी? बात यहीं खत्म नहीं होती। उस घटना के समय जो 2 अन्य कर्मचारी वहां मौजूद थे और जिनकी गवाही सबसे अहम हो सकती थी, अचानक रातों रात उनका प्रमोशन कर दिया जाता है और उन्हें हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर की ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाप रे। लेकिन अगर कोई इसके बचाव में ये तर्क दे कि हार्ड ड्राइव का खराब होना सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी, एक संयोग था और कर्मचारियों का ट्रांसफर तो कंपनी का एक रूटीन काम है, तो क्या ये तर्क अदालत में टिकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका ऐसी घटनाओं के समय यानी टाइमिंग और असांख्यिकीय असंभवता को बहुत बारीकी से देखती है। आरोप लगने के ठीक 24 घंटे के अंदर ही सबसे महत्वपूर्ण सबूत का नष्ट होना और मुख्य गवाहों का घटनास्थल से गायब हो जाना कोई संयोग नहीं हो सकता। ये शेखर का पश्चात आचरण था। साफ पता चल रहा है। हाँ, ये चीख चीख कर बता रहा था कि वो एक डरा हुआ इंसान है जो सच्चाई को सामने आने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। डर और भागने की प्रवृत्ति पर 2 और छोटे लेकिन बहुत गहरे असर वाले केस हैं हमारी लिस्ट में। पहला है आगरा का बाजार वाला मामला। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में चोरी होती है, किसी को नहीं पता कि चोर कौन है। तभी भीड़ में से कोई ऐसे ही मजाक में या यूं ही जोर से चिल्लाता है, पुलिस आ रही है। और जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं, मनोज नाम का एक आदमी जो आराम से वहां खड़ा था, अचानक पागलों की तरह वहां से भागने लगता है। और फिर पकड़ा जाता है। बिल्कुल, पुलिस उसे पकड़ती है और उसके पास से चोरी का सारा माल बरामद हो जाता है। देखिए, ये वही मनोवैज्ञानिक बुखार है जिसकी हमने पहले बात की थी। एक सामान्य इंसान पुलिस का नाम सुनकर नहीं भागता, बल्कि वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। पुलिस का नाम सुनते ही मनोज के शरीर में जो एड्रेनालिन का प्रवाह हुआ और जिसने उसे भागने पर मजबूर किया, वो धारा 6 के तहत उसका स्पष्ट आचरण था। और ये घबराहट सिर्फ सड़क पर खड़े एक चोर तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े वातानुकूलित दफ्तरों में बैठे लोग भी इसी मनोविज्ञान का शिकार होते हैं। जैसे वो ऑडिट वाला केस। जी, एक सरकारी विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा था। तभी खबर आती है कि CAG यानी कैग की एक टीम अचानक ऑडिट करने आ रही है। जैसे ही ये सूचना एक वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश तक पहुंचती है, वो व्यक्ति अगले ही दिन अचानक किसी अज्ञात बीमारी का बहाना बनाकर लंबी छुट्टी पर चला जाता है। और फिर फोन बंद। बिल्कुल, फोन बंद और वो पूरी तरह से लापता हो जाता है। प्रकाश का इस तरह से अचानक फरार होना इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि उसे अपने विभाग में हुए घपलों की पूरी जानकारी थी और वो ऑडिट के परिणामों का सामना करने से घबरा गया था। सही बात है। इसी तरह अपराध के बाद हत्या के हथियार या चोरी के सामान को छुपाना भी पश्चात आचरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक सशस्त्र डकैती के लगभग 1 हफ्ते बाद जब पुलिस ने कमल को गिरफ्तार किया, तो तलाशी के दौरान उसके घर के आंगन में जमीन के नीचे एक मटके में लूटे गए गहने दबे हुए मिले। और जिस देसी कट्टे से डकैती के दौरान फायर किया गया था, वो घर की छत के अंदर एक गुप्त जगह पे छिपा हुआ मिला।
यहाँ जो बात सबसे अधिक प्रासंगिक है ना, वो केवल गहनों या हथियार का मिलना नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन के नीचे गाड़ने और छत में छिपाने का जो कार्य कमल ने किया, वो उसका आचरण है। मतलब छिपाना खुद में एक एक्शन है। बिल्कुल। ये छिपाने का कार्य सिद्ध करता है कि उसे उन चीजों के आपराधिक मूल के बारे में पूरी जानकारी थी। ये सारी बातें हमें ये समझाती हैं कि शब्दों का अकेले कोई मोल नहीं है, जब तक कि वे किसी कृत्य से न जुड़े हों। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि हर कानूनी नियम का एक अपवाद होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। और स्रोत सामग्री में इस नियम का जो अपवाद दिया गया है वो न्याय प्रणाली के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। हम बात कर रहे हैं बलात्संग और लूट जैसे अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराधों की। इन विशेष मामलों में आचरण और बयानों को लेकर कानून का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है और ये बहुत ही सूक्ष्म रूप ले लेता है। इसे समझने के लिए हमें एक बारीक अंतर को देखना होगा। मान लीजिए कि किसी महिला के साथ कोई भयानक यौन अपराध होता है। वो किसी तरह बचकर अपने घर पहुंचती है। वो गहरे सदमे में है। वो एक खाली कमरे में अकेली बैठी है और सुबकते हुए खुद से कहती है कि मेरे साथ आज ये खौफनाक घटना हुई। ठीक है। अब भले ही ये सच हो, लेकिन ये सिर्फ एक कथन है। धारा 6 के तहत ये आचरण नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वही महिला घटना के तुरंत बाद घर जाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन या किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाती है और वहां डॉक्टर या पुलिस अधिकारी को अपनी आपबीती बताती है, तो ये आचरण बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इन दोनों स्थितियों में इतना बड़ा कानूनी फर्क क्यों है? ये फर्क इसलिए है क्योंकि दूसरी स्थिति में महिला एक कार्य कर रही है। वह न्याय या चिकित्सा सहायता मांगने का एक सक्रिय कदम उठा रही है। कानून में इसे तुरंत परिवाद या फर्स्ट कंप्लेंट का सिद्धांत कहा जाता है। जब कोई पीड़िता घटना के तुरंत बाद अस्पताल जाती है तो अस्पताल जाना उसका कार्य है और वहां डॉक्टर को घटना के बारे में बताना उस कार्य को स्पष्ट करने वाला कथन है। हमारे पास कानपुर की एक केस स्टडी है जो इसे जीवंत करती है। रात के समय एक महिला के साथ ये जघन्य अपराध होता है। वो बदहवास हालत में फटे हुए कपड़ों में सीधे अस्पताल पहुंचती है। वो वहां ड्यूटी पर मौजूद नर्स और डॉक्टर को रोते हुए बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। अदालतें ऐसे मामलों में इस बात को बहुत अहमियत देती हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति घटना के तुरंत बाद शिकायत करता है तो उसके पास कोई झूठी कहानी गढ़ने या किसी को फंसाने की साजिश रचने का समय ही नहीं होता। हाँ, वो तो सदमे में होती है। बिल्कुल। वो जो कुछ भी कह रहा होता है वो उस दर्दनाक घटना की एक सच्ची और स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। इसलिए वो तुरंत परिवाद धारा 6 के तहत आचरण का एक अत्यंत मजबूत साक्ष्य बन जाता है जो पीड़िता की विश्वसनीयता को स्थापित करता है। अब तक की इस विस्तृत चर्चा में हमने हेतु तैयारी और आचरण को अलग अलग टुकड़ों में समझा, लेकिन वास्तविक जीवन में और अदालत के कटघरे में ये तीनों चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? आइए इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक मास्टर केस देखते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये अमर और भूपेश का मामला है। अमर और भूपेश के बीच एक बड़ा व्यापारिक विवाद चल रहा था, जिसमें अमर को भारी नुकसान हुआ था। एक दिन अमर भरे बाजार में चिल्लाकर कहता है, भूपेश ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। ये कहानी का पहला अध्याय है, हेतु। यहाँ अमर के भीतर पल रही दुश्मनी और बदले की भावना स्पष्ट रूप से सामने आ गई। कुछ दिनों बाद अमर शहर के एक कुख्यात इलाके से एक अवैध हथियार खरीदता है। वो लगातार 3 दिनों तक भूपेश के घर के बाहर अपनी कार खड़ी करके उसके दिनचर्या की रेकी करता है और एक कागज पर उसके आने जाने का नक्शा बनाता है। ये दूसरा अध्याय है, तैयारी। अब उसका वो जो अदृश्य हेतु था ना, वो एक ठोस योजना में बदल चुका है। और फिर एक रात भूपेश के उसके ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या की खबर फैलते ही अमर तुरंत शहर छोड़कर किसी अज्ञात जगह भाग जाता है। भागते समय वो अपने मोबाइल फोन को पत्थर से कुचलकर एक नदी में फेंक देता है। और ये अंतिम अध्याय है, पश्चात आचरण। तो इन सब का बड़ा अर्थ क्या है? एक अन्वेषण अधिकारी और अभियोजन पक्ष के लिए ये कोई बिखरा हुआ मामला नहीं है। उनके पास एक पूरी टाइमलाइन है, एक अखंड कालक्रम है। धारा 6 का यही असली महत्व है। मतलब वो पूरी तस्वीर देख पाते हैं। जी, ये जांच एजेंसियों को बताती है कि सिर्फ उस जगह को मत देखो जहां भूपेश की लाश मिली है। अमर के उस नफरत भरे बयान को देखो, हथियार खरीदने को देखो, मोबाइल तोड़ने को देखो। ये सभी घटनाएं जो अलग अलग समय और स्थानों पर हुई, धारा 6 के तहत एक ही कहानी का हिस्सा बन जाती हैं।
लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अगर मैं इस पूरे मामले को बचाव पक्ष यानी डिफेंस के वकील की नजरों से देखूं, तो वो इस मजबूत दीवार को कैसे तोड़ेगा? वो इस कड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेगा। हाँ, बचाव पक्ष ये तर्क दे सकता है कि बाजार में चिल्लाना तो सिर्फ गुस्से की भड़ास थी, उसका हत्या से क्या लेना देना। या हो सकता है कि अमर ने हथियार अपनी खुद की सुरक्षा के लिए खरीदा हो। बिल्कुल, बचाव पक्ष का पूरा काम इसी कालक्रमिक श्रृंखला को तोड़ना होता है। वे अदालत में यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं, बल्कि मात्र संयोग हैं। और यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार आ रहा है। हमने इतनी देर से ये माना कि भागना अपराध बोध का सबूत है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अमर सच में बेगुनाह हो? कैसे? कल्पना कीजिए एक ऐसे आम इंसान की जिसे अचानक पता चलता है कि उसके एक पुराने दुश्मन की हत्या हो गई है। वो जानता है कि उसकी पुरानी दुश्मनी के कारण पुलिस सबसे पहले उसी को पकड़ेगी। पुलिस की पूछताछ का डर, लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया का खौफ, झूठे आरोप में जेल जाने का आतंक, क्या ये व्यवस्था का डर एक बेगुनाह इंसान को घबराहट में शहर छोड़कर भागने पर मजबूर नहीं कर सकता? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है और सच कहूं तो न्यायशास्त्र की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कानून भी इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं करता कि एक निर्दोष व्यक्ति भी डर के मारे भाग सकता है। इसीलिए केवल भागने के आधार पर किसी को हत्यारा घोषित नहीं किया जा सकता। एक न्यायाधीश का काम यहीं पर सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उसे केवल तथ्यों को नहीं पढ़ना होता, बल्कि उस डर की प्रकृति को समझना होता है। उसे यह तय करना होता है कि क्या भागने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने द्वारा किए गए अपराध की सजा से भाग रहा था, या वो सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था से डरकर भाग रहा था जिसे वो समझता नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि मानव स्वभाव और हमारा समाज कितना जटिल है। हम न्याय को बिल्कुल काले और सफेद में देखना चाहते हैं, लेकिन असल में ये ग्रे रंग के अनगिनत शेड्स से भरा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी इंसान को जज करना, उसके हर कदम, हर चुप्पी, हर डर का विश्लेषण करना कितना मुश्किल काम है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करते हैं। हमारे स्रोत के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली बात लिखी गई है जो इस पूरी चर्चा का सार है। जब हेतु बोलता है, तैयारी गवाही देती है और आचरण स्वीकार करता है, तब न्याय को सत्य खोजने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही गहरी बात है ये। आप सुन रहे थे कानून की किताब। यदि एपिसोड उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।